गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपकी अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। दोस्तों चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 2 यानी कि जो आपका मैनर पेपर है ना, मैनर पेपर जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस पेपर का मॉड्यूल 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 3। तो देखिए आपका मॉड्यूल 3 का जो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट नंबर, जैविक खेती में पोषक तत्वों का उपयोग क्षेत्र कौन कौन सा है ना। यानी कि पोषक तत्वों का जो है वो उपयोग क्षेत्र मतलब यहाँ पे सीधा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपका पोषक तत्वों का जो उपयोग है इसका किस किस क्षेत्र में किस किस आपका बोल सकते हैं कि स्कोप जो है वो क्या क्या है ना। साथ ही साथ जो है वो सीमाएं क्या है, इसी के बारे में जानना है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मॉड्यूल को कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करके हम आप लोगों को समझाएं, है ना। क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है और बहुत जल्द जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए समय का अभाव है, इसलिए कोशिश करेंगे कि पूरा जो है वो आपका इसी लेक्चर के अंदर आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग पेशेंस के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों को ये वीडियो की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, है ना। देखिए टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा, पोषक तत्वों का उपयोग जो क्षेत्र है जो स्कोप है उसके बारे में, साथ ही साथ सीमाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। देखिए लिखा हुआ है जैविक खेती में पोषक तत्वों का उपयोग जो है वो प्राकृतिक स्रोत से होता है, जैसे कि गोबर खाद, है ना, हरी खाद, कंपोस्ट, है ना, जैविक उर्वरक। ठीक है, जैविक खेती में पोषक तत्वों का उपयोग जो है वो प्राकृतिक स्रोत से होता है। ठीक है, जैविक खेती में जो आपका पोषक तत्वों का उपयोग होता है वो आपका किससे होता है, प्राकृतिक स्रोत से होता है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, जैसे कि मान लीजिए जैविक जो आपका खाद होता है, जैसे कि आपका गोबर खाद, है ना, आपका हरी खाद, जो कंपोस्ट होता है ना, जैविक जो उर्वरक होता है, ये सभी आपका प्राकृतिक तरीके से निर्मित होता है और इसी को उपयोग करके आप पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसके फायदे यह है कि मिट्टी में उर्वरकता बनाए रखता है, साथ ही साथ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ा देता है ना, और बढ़ाने में जो है वो बढ़ावा देने में जो है वो मदद करता है और ये लंबे समय तक मिट्टी को स्वस्थ और जो है वो आप बोल सकते हैं कि उपजाऊ बनाए रखता है। ठीक है, हालांकि कुछ इसमें जो है वो सीमाएं भी है जिसे हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो था आपका क्या था, जैविक खेती में पोषक तत्वों का उपयोग। अब हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या हो सकता है देख सकते हैं नीचे, है ना। यहाँ पे जैसे आप लोग पता होगा कि पोषक तत्वों की जो धीमी गति है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पोषक तत्वों की धीमी गति से उपलब्धता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें आप जैविक उर्वरक को डालेंगे तो आपका जो पोषक तत्व प्राप्त होगा वो बहुत ही धीमी गति से प्राप्त होगा। उसमें जो उपलब्ध होगा पोषक तत्व वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, जिससे जल्दी परिणाम आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पारंपरिक खेती में, और पारंपरिक खेती में आप लोगों को पता होगा कि उर्वरक जो होता है वो रासायनिक उर्वरक होता है। तो रासायनिक उर्वरक की तुलना में अगर आप जैविक उर्वरक से आप अगर जो है वो पोषक तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बहुत ही धीमी होगा। आगे आपका जो है वो देखिए जैविक उर्वरकों की गुणवत्ता में जो है वो भिन्नता जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है आपका अलग अलग परिणाम दे सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जो है वो देख रहे हैं आपका लिमिटेशन। ठीक है, तो जैविक उर्वरकों की जो गुणवत्ता है उसमें भिन्नता, ये भी आपका लिमिटेशन है। हर जो जैविक उर्वरक है उसमें आपको अलग अलग गुणवत्ता देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका
हरी खाद है, आपका जैविक खाद है, जैसे कि आपका गोबर खाद है, ये सभी तमाम जो खाद होता है इसमें आपका अलग अलग प्रकार के क्वालिटी, अलग अलग प्रकार की गुणवत्ता होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए पोषक तत्वों की आपूर्ति, ये भी आपका एक लिमिटेशन है ना। पोषक तत्वों की आपूर्ति में जो है वो आपका सीमितता, मतलब जो एक आपका बोल सकते हैं कि एक सीमित तक ही पोषक तत्वों को आपूर्ति कर सकता है, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए, है ना। अगर आपको किसी भी जैविक खेती कर रहे हैं या पारंपरिक खेती कर रहे हैं, आपको पता होगा जब तक आपके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छे से नहीं होगा, फास्फोरस की मात्रा अच्छा से नहीं होगा, तब तक उस फसल में अच्छे पैदावार कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप मृदा में अगर नाइट्रोजन की मात्रा, अगर फास्फोरस की मात्रा, अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको जैविक खाद, जैविक फार्मिंग में, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका ऑर्गेनिक तरीके से मैन्योर्स को तैयार करके आपको डालना ही होगा, तभी जाके जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आपको जो है वो सुचारू रूप से प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त तो होगा, लेकिन आप अगर पारंपरिक खेती के तुलना में जो आप रासायनिक उर्वरक को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स होगा और ऑर्गेनिक जो खाद होगा उसका जो है वो आपका एक लिमिट तक काम करेगा, एक सीमित तक ही जो है वो आपको प्राप्त हो सकेगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलिए उसके बाद देखते हैं सेकंड जो आपका है ना, इसी मॉड्यूल का, मॉड्यूल 3 का ही जो है आपका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं, अभी तक हम लोग देखें क्या, अभी तक जो है वो इस वीडियो में हम लोग देखें जैविक खेती में पोषक तत्वों का उपयोग, उसका क्षेत्र क्या है, उसका सीमाएं क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं आगे की ओर। अभी आप लोग अगर इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप लोग वेट कीजिए, आप लोग को इंग्लिश में भी सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, जो आपका न्यूट्रिशन, जो आपका एलिमेंट है, आपका जो तत्व है ना, पोषक जो तत्व है, उन सभी तत्वों को कैसे प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आप लोग को समझना है ना। देखिए यहाँ पे बोला है जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन एक संतुलित और एक जो है वो समग्र दृष्टिकोण है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगा उसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन जो है वो एक संतुलित, एक समग्र दृष्टिकोण है। जो भी जैविक खेती में जो पोषक तत्वों का प्रबंधन होता है वह एक, समझिए तो एक संतुलित यानी कि एक बैलेंस और एक समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, जिससे पौधों की आवश्यकताओं को प्राकृतिक संसाधनों से जो है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका पौधे हैं उन पौधों की जो आवश्यकता है उनको प्राकृतिक संसाधनों से पूरा किया जाता है, जो कि आपका निम्नलिखित है। नीचे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो हरी खाद है ये भी आपका प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है। जैसे आपका ढेंचा, है ना, मूंग का पत्ता जो होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को जो है वो क्या करता है, जोड़ते हैं। साथ ही साथ देखिए जैविक खाद, है ना, जैविक खाद जैसे कि केचुआ, है ना, केचुआ से जो निर्मित खाद होता है उसे केचुआ खाद भी कहा जाता है। कंपोस्ट होता है, गोबर खाद होता है, जो मिट्टी की जो आपका क्या होता है, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। ये सभी जो आपका है वो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, और इसमें जो भी आपका पोषक तत्व जो होगा जैविक खाद में, है ना, जैविक खेती में जो पोषक तत्व होगा वो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, जैव उर्वरक में भी आपका कुछ है, जैसे कि आपका राइजोबियम, है ना, एजोटोबैक्टर, ये सभी आपका एक प्रकार का जो है वो आपका प्राकृतिक, है ना, माइकोराइजम, है ना, माइकोराइजा, ये सभी क्या करता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आगे है फसल चक्र और बहुफसलीकरण, जिससे आपका पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मिट्टी की जो है वो संरचना सुधरती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है फसल चक्र। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप साइकिल होता है उसके साथ साथ बहुफसलीकरण, मल्टीपल जो आपका जो फार्मिंग होता है, एक ही खेत में जो है वो कई प्रकार का फसल को बुआई कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मिट्टी की जो संरचना है वो सुधरती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग मॉड्यूल 3 का 2 टॉपिक कवर किए हैं इस लेक्चर के अंदर। जो लोग इंग्लिश में अपने नोट्स को रेडी कर रहे हैं वो लोग सभी कोई इंग्लिश में अपना प्रिपरेशन कीजिएगा और इंग्लिश में अपना नोट्स को रेडी कर लीजिएगा। देखिए जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। मॉड्यूल आपका 3 का जो पहला टॉपिक है उसी टॉपिक का यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए हैं वो आपको हिंदी में समझा दिए हैं, सेम एज इट इज उसका हिंदी का इंग्लिश यहाँ पे आपको दिया गया है ना। तो आप आराम से यहाँ से देख के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन करने के बाद अच्छे से आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग दोनों लैंग्वेज में आप अगर बोलिएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके कारण से हम किसी एक लैंग्वेज में जो है वो आप लोगों को समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको रिटन नोट्स मिल जा रहा है। सभी को आप लोग यहाँ से इंग्लिश नोट्स तैयार कर लीजिएगा, है ना। देखिए बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपका सेम हूबहू जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी चीज़ को हिंदी में भी हम बताए हैं और जो हिंदी में है उसी चीज़ को आपको यहाँ पे इंग्लिश में हम दिया है, इंग्लिश में यहाँ पे हम दिए हैं, है ना। देख सकते हैं सारा चीज़ आपका है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन मैन्योर्स के बारे में भी दिया हुआ है ना। कंपोस्ट एंड आपका जो मैन्योर्स है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो आपका था उसी टॉपिक का यहाँ पे आपका सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्रॉप आपका जो है वो रोटेशन, है ना, इसी को हम बोले थे आपका जो साइक्लिक है, क्रॉप साइक्लिक इसी को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 3rd जो है आपका वो आगे की वीडियो में आने वाला है, तब तक आप लोग वेट कीजिए। अब जो आगे का लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चले दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।